नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच लेकर हाजिर हूं। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, और इस समय जिस पर नजर है वो है 5 राज्यों में जैसे ही चुनावी बिगुल बजा वैसे ही राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस लिया। फिर चाहे केरलम हो या पश्चिम बंगाल हो, ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सियासी तापमान इस समय तेज हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया? पाकिस्तान ने काबुल पर बम जो है वो बरसाए हैं और मानवीयता कहीं ना कहीं शर्मसार हुई है। भारत ने कड़ा संदेश दिया है। टॉप लाइंस का रुख करते हैं, उसके बाद खबरों को विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली जो खबर है वो है बंगाल में आर पार का प्रचार, यानी कि सियासी तापमान एकदम तेज। एक तरफ बीजेपी का चुनावी बिगुल, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की सख्ती। बंगाल में वोटिंग से पहले सुरक्षा और सियासत दोनों इस समय हाई अलर्ट पर है। इसके साथ जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है तालिबान की ललकार, टारगेट पर इस्लामाबाद। काबुल में कहर, अस्पताल पर वार और पाकिस्तान का हमला, इंसानियत लाचार, भारत का कड़ा संदेश। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली है जिन पर रहने वाली है न्यूज पंच में हमारी नजर डालेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान और काबुल के बीच में क्या हो रहा है, भारत का क्या कड़ा संदेश नजर आ रहा है। आइए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं और पहली नजर का रुख करते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव में सियासी हलचल इस समय तेज हो गई है। राज्य में चुनाव से पहले सियासत अब सिर्फ मैदान में नहीं, प्रशासनिक फैसलों पर भी गर्मा गई है। चुनाव आयोग के सख्त कदम, अधिकारियों के तबादले ने ममता बनर्जी को नाराज कर दिया है। मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पर मुख्यमंत्री ने एक तरफा फैसला बताते हुए सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख डाली है। ममता का आरोप है कि राज्य सरकार से बिना चर्चा किए ये फैसले लिए गए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी ने कल अपनी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर यह साफ संकेत दे दिया है कि मुकाबला सीधा होगा और कांटे की टक्कर का होगा। और आज से पार्टी ने जमीनी स्तर पर चुनावी प्रचार भी तेज कर दिया है। अब बंगाल में चुनाव सिर्फ प्रचार नहीं, रणनीति, सुरक्षा और सियासी टकराव तीनों को टेस्ट बनने जा रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे पश्चिम बंगाल के इस चुनावी रण के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाएं। आइए जमीनी स्तर पर आपको लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि भाजपा इस समय कैसे कमर कस चुकी है। कल ही पहली लिस्ट आई है उम्मीदवारों की और आज से चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि आर पार का प्रचार साफ तौर पर दिख रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने रोड शो किया और ये भवानीपुर में 2 सीटों से इस बार लड़ रहे हैं और दोनों ही ममता का गढ़ कहीं ना कहीं माना जाता है। आसनसोल दक्षिण की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां अग्निमित्रा पॉल जो बीजेपी महिला मोर्चा की नेता हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है और मोर्चा संभालते हुए उन्होंने भी रोड शो किया है और वहां जनता के पास गई हैं। इसके साथ साथ आसनसोल दक्षिण की बात आपको बताई हमने, वहीं सजल घोष जो है जो नगर निगम पार्षद हैं और बरानगर सीट से उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपनी सीट पर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और यहाँ आप देख रहे हैं भाजपा की अलग अलग तस्वीरें जहाँ भाजपा ने कमर कस ली है और जमीन पर उतरकर चुनाव प्रचार को दे दी है तेजी। आइए अब आगे बढ़ेंगे। जहां चुनाव प्रचार को तेजी मिल रही है भाजपा की तरफ से, वहां चुनाव आयोग इस समय सख्ती के साथ पेश आ रहा है। वो इस तरीके से कि निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव को लेकर कई फैसले किए जा रहे हैं जिसपे ममता बनर्जी यानी कि हमारी दीदी जो हैं वो खफा हो गई हैं। राज्य सरकार से बिना चर्चा किए तबादले का आरोप दीदी ने लगाया है और ये कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्होंने चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने बोला एक तरफा फैसला है क्योंकि उनसे कोई सलाह नहीं ली गई, उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। और आपको बता दें मुख्य सचिव, गृह सचिव को हटाने से ममता बनर्जी इस समय नाराज हैं। पुलिस अधिकारियों के तबादले पर भी उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया है। साथ ही आपको बता दें कि एक तरफा फैसले लेने का उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है जो भी चुनाव आयोग इस समय लगातार एक के बाद एक तबादले कर रहा है, इससे ममता दीदी जो है वो खफा हो गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अधिकारियों के तबादले को लेकर आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो कि राज्य की मुख्यमंत्री है ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ममता का आरोप है कि ये फैसला महिला विरोधी है और बंगाल विरोधी है और संदेश दिया है कि अधिकारियों को बदल लीजिए, सरकार नहीं बदल पाएंगे। आइए ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं आपको सुनवाते हैं।
तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बोला कि जो भी चुनाव आयोग के ये तबादले कर रहा है वो एक तरफा फैसला है और राज्य सरकार से बिना किसी बातचीत के, संवाद के ये फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार तो हमारी ही बनेगी। इसके साथ साथ विपक्ष क्या कह रहा है ये वो भी जरूरी है जानना, क्योंकि यार पार का प्रचार है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे पत्र पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सामिक भट्टाचार्य ने हमला बोला है। क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। पूरा देश जानता है, पूरा पश्चिम बंगाल की आम जनता जानता है कि पश्चिम बंगाल की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिसाइज्ड है। किसी का मर्डर होने से भी एफआईआर नहीं दर्ज होता। एक महिला का सामूहिक बलात्कार के बाद वो थाने में गया, उसका भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। ईडी ऑफिसर से फाइल छीन ले रहा है खुद मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी। पश्चिम बंगाल की आम जनता की ये मांग है कि 356 क्यों नहीं लगाया गया सरकार के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी चुने हुए सरकार को 356 इंपोज करके गिराने का पक्ष में नीतिगत रूप से नहीं है। 4 ट्रांसफर से क्या होगा, इसका तो पूरा परिवर्तन होना चाहिए। तो इस बार बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बीच आर पार की टक्कर लग रही है, सीधी टक्कर लग रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग लगातार सख्त नजर आ रहा है और साथ ही बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद कई तबादले यहां हुए हैं और सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये जो आने वाले चुनाव हैं वो निष्पक्ष तरीके से किए जाएं। इस वजह से ये सारे नियम अपनाए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है। इसके साथ अनुच्छेद 311 के तहत मिलने वाले संरक्षण हो सकता है वापस। उसके साथ अगर बूथ या ईवीएम की बात की जाए तो अगर उसमें गड़बड़ी पाई गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी चुनाव आयोग इस बार पहले से भी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है और पिछले चुनाव में जो भी गड़बड़ियां हुई या फिर हिंसा की घटनाएं जो सामने आई उसको कहीं ना कहीं लेसन्स लेते हुए चुनाव आयोग इस बार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पहले से ही सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आरओ, डीईओ और सीईओ स्तर के अधिकारी रखेंगे निगरानी। साथ ही साथ गड़बड़ी या लापरवाही के सबूत पर होगा रीपोल। इसके साथ आपको बताएं कि चुनाव आयोग और क्या क्या नियम उन्होंने अपनाए हैं। जिला और सब डिवीजन स्तर पर ही बनेंगे मतगणना केंद्र। अतिरिक्त पुलिस बल की भी इस बार बात की जा रही है। जरूरत पड़ने पर ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। और यहाँ चुनाव आयोग के प्रतिनिधि क्या बात कह रहे हैं आइए आपको सीधा सुनवाते हैं। कमीशन ने 2 फेज में कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि कमीशन देख रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। आपका सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भेज दिए थे पहले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी कई लोगों की। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सब बोला जा रहा है। पब्लिक को 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पब्लिक जो है जहाँ पे इच्छा है वोट करना चाहते हैं। भाई ये क्यों यहाँ पे ऐसी धारणा है कि नहीं कर सकते हैं? ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। सब पॉलिटिकल पार्टी कह रही है एलिजिबल वोटर को आपको बात नहीं करना है, एलिजिबल वोटर को रखना है। तो सब पॉलिटिकल पार्टी ये भी बोल रही है कि एलिजिबल वोटर जो है उसको अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करना का राइट होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बोल रही उसका राइट नहीं होना चाहिए। जब सब पॉलिटिकल पार्टी ये बोल रही है, हम लोग ये बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो डर की बात क्या है फिर? तो पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर होने हैं चुनाव। 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं और लगातार आर पार का प्रचार तो साफ तौर पर दिखने लगी गया है। साथ ही साथ चुनाव आयोग की सख्ती भी यहां दिखती हुई नजर आ रही है। यानी सुरक्षा और सियासत दोनों का वोल्टेज इस समय हाई है। सौरभ दत्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, जब हम सुबह आपसे हमारी मुलाकात हुई थी तो बात हो रही थी कि किस तरीके से बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसने किस तरीके से सियासत को गर्म कर दिया। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, जो प्रशासनिक काम चल रहा है वो चुनाव आयोग की तरफ से चल रहा है। चुनाव आयोग बेहद ही सख्त नजर आ रहा है। पिछले अगर चुनावों से सीख ली जाए तो इस बार चुनाव आयोग उन सभी बारीकियों को देखते हुए कड़े डिसीजंस ले रहा है और इससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को कहीं तो मिर्ची लग गई है। भावना, देखिए, बंगाल में चुनाव आयोग ने जब पहली बार कहा था कि इस बार हिंसा मुक्त, डर मुक्त चुनाव होगा, तो उसके साथ साथ बंगाल की जनता की जो एक्सपीरियंस है, यहाँ का जो वोट कल्चर है, उसको देख
कर कहीं ना कहीं जाके बंगाल की जनता उस पर पूरी तरह विश्वास तो करना चाहती थी, लेकिन पिछले एक्सपीरियंस उनके कुछ खास नहीं थे। तो इसके चलते कल जब चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो चुनाव आयोग के जो अभी स्पेशल ऑब्जर्वर हुए सुब्रत गुप्ता, जिसको लगातार ममता बनर्जी हमलावर है, जिसके ऊपर कल भी कहा है कि मिडनाइट में गुप्त तांडव हुआ है यहाँ पे। तो ये जो तबादला हुआ है इस सारे बातों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल की जो वोट कल्चर है उसको बदलेगा चुनाव आयोग। मतलब मंशा एकदम साफ है, मैसेज एकदम साफ है। सीओ खुद कह रहे हैं कि नो स्टोन अनटर्न, किसी कोई भी कसर बाकी नहीं रहेगा, कोई भी कसर छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके लिए नए नए क्या हो रहा है इस बार चुनाव आयोग के ऑफिस में कंप्लेन सेल होगा। यानी कहीं पे भी इस प्रचार के दौरान अगर कहीं भी कोई पार्टी को, कोई इंसान, आम आदमी को कोई दिक्कत हो रहा है, वो कोई पोल वायलेंस के शिकार हो रहे हैं, तो वो सीधा चुनाव आयोग को कांटेक्ट कर सकेंगे। इसके साथ सौरभ, अतिरिक्त पुलिस बल की भी बात की गई, अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को भी लगाने की बात की जा रही है, उसमें कितने तथ्य सच हैं? जनरल ऑब्जर्वर्स जो है 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही जनरल ऑब्जर्वर रहेंगे। 80 प्लस पुलिस ऑब्जर्वर है, हर कमिश्नरेट इलाके में 2 ऑब्जर्वर रहेंगे। पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है 28 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, उसमें भी 2 पुलिस ऑब्जर्वर रहेंगे। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अभी तक 100 है, ये ऑब्जर्वर की लिस्ट है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि डीओ के पास से एक रिपोर्ट मांगी गई है, यानी जो डीएम है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उनके पास से एक रिपोर्ट मांगी गई है कि आपका एरिया में कोई इलीगल आर्म्स ना रहे, कोई जो हिस्ट्री सीटर्स है, जो दागी, जो अपराधी है, वो ना रहे। और इसके बाद उनको 19 तारीख को जो रिपोर्ट देंगे भावना, उसके बाद भी अगर वहां पे कोई घटना घटती है तो चुनाव आयोग के सीईओ ने कहा है कि इसके लिए उस इलाके के ऑफिसर्स इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल होंगे। बिल्कुल, इसके साथ साथ सौरभ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कल से लेकर अब तक अगर चुनाव आयोग की सख्ती की बात की जाए तो प्रशासनिक स्तर पे कहां-कहां अभी तक तबादले हो चुके हैं? देखिए, कल ही तो सीएस और ये जो गृह सचिव है, डीजी है, सीपी है, उनका तबादला हुआ था। और जब आपसे हमारी बात हो रही है, कुछ देर पहले ही 12 जिले के पुलिस अधीक्षक को बदली किया गया है। सेंट्रल कोलकाता जहां पे मैं खड़ा हूं, ये सेंट्रल कोलकाता के तहत आता है, इसके जो डीसी थे उनको तबादला किया गया है। और साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल के जो आईजी है उनको तबादला किया गया है। मतलब चुनाव आयोग का साफ कहना है कि पिछले 3 सालों में, खास करके 21 से 24 के अंदर जो जो पोल वायलेंस हुए हैं, मतलब पोल के बाद वायलेंस हुए हैं, उनका एक लिस्ट मांगा गया है। और उसके हिसाब से कौन कहां थे उस वक्त और उनके दायित्व में क्या क्या घटना घटा था, उन सारी बातों को जांच लेकर ये तबादला हो रहा है भावना। बिल्कुल, इसके साथ ही जैसे ही चुनावी बिगुल बजा, अगले ही दिन बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट निकाल दी। और लिस्ट इतनी लंबी कि जितनी कुल विधानसभा सीटें हैं उसकी आधी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। उम्मीदवार उतारते ही अगर आज अब की तस्वीर देखें, यानी कि सुबह से लेकर दोपहर में बदलाव ये देखने को मिला कि कमर कस ली जा चुकी है और साथ ही साथ चुनाव प्रचार में आ गई है तेजी। सौरभ, एकदम चुनाव प्रचार में तेजी आ गया है। आप सुबह से देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं कि जो जो उम्मीदवार बीजेपी के तरफ से खड़े हुए हैं वो अपने अपने इलाके में प्रचार शुरू कर दिया। शुभेंदु अधिकारी अभी भी दिल्ली में है, आज भी एक बैठक है। और इसके साथ साथ लेकिन पूरा जो मुद्दा है, 144 कैंडिडेट घोषणा किए हैं बीजेपी ने। अब तक टीएमसी ने अपना उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो सामने नहीं ला पाए हैं। हर बार जहां पे भावना ये होता था कि चुनाव घोषणा हुआ और सबसे पहले टीएमसी लिस्ट आती थी, लेकिन इस बार पहली बार है कि टीएमसी को लिस्ट लाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनको बहुत सूझबूझ, बहुत सारे गणित बिठाने पड़ रहे हैं इस बार। वो ऐसा कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एकदम सीधी चुनौती जो है, वो जो भाजपा की तरफ से सीधी चुनौती है, उसका मैसेज दिया गया है बंगाल की जनता को कि अगर टीएमसी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है वो भाजपा है और कोई नहीं। और इसीलिए नंदीग्राम के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के जो गढ़ मानी जाती है भवानीपुर में, वहां पे कैंडिडेट दिया गया है। और क्योंकि पिछली 2021 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई थी, नंदीग्राम हार कर आई थी, और इस बार शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर ला गया है। दो निशाने को दो बातों को एक दाव से यहाँ कहीं ना कहीं
दो चुनौतियां ममता बनर्जी को दिख रही हैं और वही चुनौतियां जो उनका गढ़ माना जाता है, यानी बीजेपी अपने पूरी तरीके से ताकत आजमाने की यहां कोशिश कर रही है सौरभ। और साथ ही साथ अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो लगातार वो सख्ती करते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ताकि पश्चिम बंगाल में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, सुरक्षित हो और जनता का भरोसा चुनावों पर और बढ़े। इसी के साथ सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब न्यूज पंच में। न्यूज पंच में अब आगे बढ़े तो काबुल की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी जहां एक अस्पताल होना चाहिए था उम्मीद की जगह, वहां बरसी है बमों की बारिश। पाकिस्तान हवाई हमले में नशा मुक्ति अस्पताल बना निशाना। 400 लोगों की दर्दनाक मौत, 250 से ज्यादा घायल और मलबे के नीचे अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। सवाल, क्या यह आतंक के खिलाफ कार्रवाई है या इंसानियत के खिलाफ खुली जंग? भारत ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि ना कोई धर्म ना कोई कानून मासूमों पर हमले को कभी सहा या सही नहीं ठहराया जा सकता। तो क्या पाकिस्तान तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी नाकामियों और कमजोरियों से ध्यान भटकाने की साजिश है? वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने यह साफ कहा है कि अस्पतालों को निशाना बनाना सीधा सीधा युद्ध अपराध है। आइए ग्राफिक्स का रुख करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये कहर बरपाया है। एयर स्ट्राइक से दहला है काबुल। पाकिस्तान का यह बड़ा हवाई हमला देखने को मिला जहां 400 से ज्यादा मौतें, उन मासूमों की मौतें और 250 से ज्यादा घायल। कहां? अस्पताल को निशाना बनाया गया। हमले में 400 से ज्यादा मौत, 250 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है। तालिबान ने हमले की है निंदा। साथ ही साथ यहां पाकिस्तान को धमकी भी दे डाली है कि अगर इस तरीके की करतूत होगी तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान का ये बड़ा हवाई हमला सामने आया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि कैसे मासूमों को यहां निशाना बनाया गया। तालिबान कैसे पाकिस्तान को इस समय वार्निंग देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एयर स्ट्राइक से जो काबुल दहला है वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। और ये जो तालिबान की ललकार सामने नजर आ रही है, ये पाकिस्तान को साफ साफ तौर पर धमकी मिल चुकी है तालिबान की तौर से कि अब बातचीत और कूटनीति का टाइम अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान से बदला लेने का समय आ गया है। ये कहना है तालिबान का कि निशाने पर इस समय इस्लामाबाद है उनके और पाकिस्तान ने बेगुनाहों को मारा है, ऐसे में बख्शा नहीं चाहेगा पाकिस्तान को। आगे बढ़ेंगे अब कि पाकिस्तान का यहां रिएक्शन क्या आ रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप अस्पताल को निशाना बनाते हैं, उन मासूमों को मारते हैं जिन मासूमों का इलाज उस अस्पताल में चल रहा था। 400 से ज्यादा लोग इस हवाई हमले में उनकी मौत हो जाती है। केवल सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना, ये कहना है पाकिस्तान का। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने तालिबान के आरोपों को खारिज कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा हमने तो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन यहाँ तो अस्पताल से जुड़ी खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि 400 से ज्यादा लोग वहाँ मरे हैं। पाकिस्तान के हमले बेहद सटीक, ये कहना है पाकिस्तान का कि हमने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और हमारे जो निशाना था वो बेहद सटीक था। केवल सैन्य ठिकानों को बनाया है निशाना, ये कहना है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने अपनी सफाई में ये कुछ बातें कही हैं। अब लेकिन भारत ने यहाँ एक कड़ी निंदा की है इस हमले की पाकिस्तान की। विदेश मंत्रालय का एक आधिकारिक बयान आया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में साफ तौर पर भारत की कड़ी निंदा साफ तौर पर झलक रही है और पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो हमला हुआ है वो बर्बर है और कायरतापूर्ण है। अफगानिस्तान की संप्रभुता पर यह हमला हुआ है। इसके साथ भारत ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी कहा है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ये बड़ा खतरा है। विफलताओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पाकिस्तान के द्वारा और अस्पताल को सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता। ये कहना है भारत का कि सैन्य ठिकानों को जो कह रहा है पाकिस्तान निशाना बनाया गया है, ये असल में सैन्य ठिकाने नहीं, ये अस्पताल है। नरसंहार को ऑपरेशन बताने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से और एयर स्ट्राइक क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। पाकिस्तान की हिंसक कार्रवाई हताशा का संकेत है, ये भी कहना है भारत का। और पवित्र महीने में ये रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद बस पास ही है और ऐसे में ये हमला और भी निंदनीय हो जाता है। कोई धर्म अस्पताल पर हमले की इजाज़त नहीं देता।
ये कह रहा है भारत। और इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुख करेंगे अखिलेश का। अखिलेश, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है पाकिस्तान की तरफ से। ये जो इस हमले को हमला नहीं नरसंहार कहा जाना चाहिए, क्योंकि एक अस्पताल को निशाना बनाया गया और भारत की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है और त्वरित प्रतिक्रिया आई है। देखिए, निश्चित तौर पे ये नरसंहार ही है। जिस तरीके से एक अस्पताल जहां नशा मुक्ति के लिए जो लड़के जो हैं या लड़कियां हैं वो नशा मुक्ति के लिए जहां जाते थे वो भर्ती किया जाता था। 2000 बेड का ये अस्पताल था और 2000 बेड के अस्पताल में जो अफगानिस्तान है कोशिश ये कर रहा था कि उनके जो युवा छात्र, युवा नौजवान, ये सारे जो पिछले दिनों भटके हुए थे उन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उन्हें इलाज दिया जाए। और इस पूरे लक्ष्य को पाकिस्तान ने धूसरित किया है। निश्चित तौर पे यह एक अमानवीय कार्य है और इस अमानवीय कार्य की भारत ने काफी कठोर शब्दों में निंदा की है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इसकी निंदा कर रहे हैं और साथ साथ में पाकिस्तान को इस बात के लिए दोषी ठहराया जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान की जो पूरी कार्रवाई अभी तक रही है वो देखने लायक नहीं है इस मामले में कि पाकिस्तान वहां के उन लोगों को निशाना बना रहा है जो सिविलियन है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम पे। मैं पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान क्या तर्क दे रहा है, क्यों तालिबान पर हमले कर रहा है, क्या उसका लक्ष्य है? देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो उनका अपना पुराना झगड़ा है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने देश के अंदर फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और उसी का दंश पाकिस्तान को अब झेलना पड़ रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान बन गया और वो चाहता है कि पाकिस्तान की जो शासन है पाकिस्तान में एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो और तहरीके तालिबान जो है वहां शासन में आए। तो यह पाकिस्तान का अपना अंदरूनी झगड़ा है और सीमा के अंदर उनको इस झगड़े को निपटाना चाहिए। लेकिन वो अफगानिस्तान के अंदर जो हमले कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का यहाँ अखिलेश, तालिबान ने खुली धमकी दे डाली है पाकिस्तान को, कहा है कि ये जो बर्बरता आपने और कायरतापूर्ण हरकत की है इसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो आप कह रहे हैं कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, आपने एक अस्पताल को निशाना बनाया है। हाँ, निश्चित तौर पे आप भी देखिए पाकिस्तान लगातार इस बात से परेशान है कि ये जो तालिबान की सत्ता दूसरी बार अफगानिस्तान में आई है वो अपने आप को कोशिश कर रही है कि अपने पांव पर खड़ा हो। अपने पांव पे खड़ा होने के लिए उन्हें जिस जिस देशों की जरूरत है उन देशों के साथ वो मित्रता कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सहयोग से अफगानिस्तान की पूरी जो जिंदगी है उनको पटरी पे लाया जाए। देखिए 20 से 30 साल से अफगानिस्तान लगातार युद्धरत है, लोग लगातार लड़ाई में फंसे हुए थे। तो अब जब तालिबान कोशिश कर रहा है कि अस्थायी सरकार वहां आए, शांतिपूर्ण तरीके से वहां का जो जीवन है चले, और ऐसे में पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को अपने एक उपनिवेश के रूप में देखता रहा है, जो उसमें कि वो कोशिश ये करता रहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवादियों को तैयार करे और उन आतंकवादियों को दुनिया के अन्य देशों में भेजे, भारत में भी भेजे। तो अब जो तालिबान ये नहीं होने दे रहा है। अब ये जो संकट एक और बार पैदा हुआ है अखिलेश पाकिस्तान और तालिबान के बीच, अब ये क्या मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है? ये देखिए टकराव की स्थिति बन रही है लगातार और रमजान के महीने में जो हमला किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर, तो ये निश्चित तौर पे अफगानिस्तान भी इसका जवाब देगा। और आपने देखा है कि अफगानिस्तान भी हारता नहीं है, हिम्मत हारता नहीं है और अफगानिस्तान भी लगातार पाकिस्तान के हमले का जवाब दे रहा है। इस बात की संभावना है कि अफगानिस्तान फिर से इस हमले का जवाब देगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टकराव चल रहा है तकरीबन 1 महीने से फिर शुरू हो गया है। शुरू होता है फिर बंद होता है फिर शुरू होता है। बीच में कुछ देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, वो विफल हो गई क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान ठीक तरीके से रहे और इसीलिए पाकिस्तान लगातार इस स्थिति को डिस्टेबलाइज और स्थिर करने की कोशिश कर रहा है और बार बार अफगानिस्तान को भी अपनी रक्षा में जवाब देना पड़ रहा है। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखना होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो ये टकराव है वो किस ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि भारत ने कड़ा संदेश दिया है और यहाँ कड़ी प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आई है। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।